हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलिया कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी को और उसके गुणों को, कि मोजले ने किस प्रकार आवर्त सारणी को बनाया था, उसका आधार क्या बनाया था और उसके प्रमुख गुण कौन कौन से थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, उसी में से कुछ बचे हुए गुणों को, क्योंकि कल का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो इसलिए हमने उन गुणों को छोड़ दिया था। और वैसे भी ये जो गुण आज पढ़ेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की। तो देखिएगा, पहली आज की हमारी टॉपिक है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, अब ये क्या होता है, तो इसे जानने से पहले मैं आपको एक चार्ट बनाकर समझाता हूं। देखिएगा भाई, ये हो गया आपका वर्ग वाला कॉलम इधर का, और नीचे वाले के लिए हम कर देते हैं आवर्त। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्त में केवल दो ही आवर्त में ऐसे गुण होते हैं, सेकेंड में और थर्ड में। हमने कल पढ़ा था आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 से लेकर 7 तक कुल 7 आवर्त होते हैं। वर्ग की बात कर ले तो देखिए, हमने बताया था वर्गों को उपवर्ग में बांटा गया था, तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो कल की आवर्त सारणी आपको याद होगी, तो मैंने बताया था सेकेंड जो आवर्त शुरू होता है वो लिथियम से शुरू होता है। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, इसके आगे भी होते हैं, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। अब इसमें देखते हैं, थर्ड वाले में सोडियम होता है पहला तत्व, मैग्नीशियम होता है दूसरा तत्व, एल्यूमिनियम होता है तीसरा तत्व और सिलिकॉन होता है चौथा तत्व। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे और तीसरे आवर्त के जो पहले के 4 तत्व होते हैं, बाकी नहीं, इनके बाद जो आएंगे उनकी बात नहीं हो रही है, इनकी बात हो रही है। तो प्रथम जो 4 तत्व होते हैं वो वर्गीय समानता, वर्गीय समानता मतलब जिस वर्ग में रखे गए उन तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाएंगे। मतलब लिथियम का गुण किससे मिलेगा, सोडियम से। तो एक वर्ग में जो रखे गए उनके गुण एक जैसे होते हैं, जैसे बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ मिलेगा, बोरान का एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन का सिलिकॉन के साथ मिलेगा। लेकिन ये अपने वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ भी गुणों में समानता दर्शाते हैं, और वो भी समानता कैसी दर्शाते हैं, विकर्ण वाली। मतलब यहां से यहां तक, ये नहीं बेरिलियम के साथ दर्शाएगा लिथियम, नहीं, लिथियम किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम किसके साथ गुणों में दर्शाता है समानता, एल्यूमिनियम के साथ। और बोरान किसके साथ दर्शाता है, सिलिकॉन के साथ। तो इस प्रकार आपको कितने युग्म प्राप्त हुए भाई, लिथियम का किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का आपका किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और बोरान का किसके साथ, तो हो गया क्या, सिलिकॉन के साथ। इन 3 युग्मों में ही ये गुण पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं। तो अब परिभाषा जान लेते हैं कि विकर्ण संबंध होता क्या है, ठीक है ना। दूसरे और तीसरे आवर्त के प्रथम 4 तत्वों में वर्गीय समानता के अलावा वर्ग अभिमुख या विकर्ण समानता भी पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ पूछा जाता है। पूछ देगा लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम के साथ। अब ऐसा विकर्ण संबंध इन तत्वों में क्यों पाया जाता है, तो अब इसे जानिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, इन सबके आयनों की जो परमाणुवीय त्रिज्या होंगी या आयनिक त्रिज्याएं होंगी वो एक जैसी होंगी, लगभग बराबर। जैसे लिथियम की कितनी होती है, 0.76 एंगस्ट्रॉम, और मैग्नीशियम की कितनी होती है, 0.72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लगभग बराबर हो गई। अब जो इनका दूसरा गुण होता है, ये समान परिस्थिति में ऑक्साइड बनाते हैं। इन दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं वो समान परिस्थिति में बनते हैं। इन दोनों के जो कार्बोनेट होते हैं वो गर्म करने पर आसानी से अपघटित हो जाते हैं। मतलब ये होता है, जिनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है
वो समान परिस्थितियों में अपने यौगिकों का निर्माण करते हैं। उनकी परमाणु या आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। इनके यौगिक समान परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो विकर्ण संबंध का कारण आपको पता चला ना क्या क्या होता है। तो चलिए अब अगली टॉपिक देखते हैं। तब देखते हैं दूसरे गुण को। दूसरा गुण क्या है आपका, सेतु तत्व। सेतु तत्व देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक ऐसा तत्व होगा जो पुल का काम करेगा। सेतु मतलब पुल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा ही पहले समझ लीजिएगा। तीसरे आवर्त के ऐसे तत्व होंगे, केवल तीसरे आवर्त के, ठीक है ना, तीसरे आवर्त के वे तत्व जो अपने वर्ग के अलावा उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के साथ, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या कहा, उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग। जैसे फर्स्ट वर्ग है तो इसको अगर हम ए और बी में बांटें, तो मैंने कल आपको बताया था कि वर्ग को जब उपवर्ग में बांटते हैं तो ए और बी में बांटते हैं, दो हो जाते हैं। अगर मान लीजिए वर्ग आपका पहला है तो ये बनेगा फर्स्ट ए और बनेगा फर्स्ट बी। आई बात समझ में। तो वही तीसरे आवर्त के वे तत्व जो अपने वर्ग के अलावा उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग। देखिए अगर इसमें रखे गए तत्व है तो इसके तत्वों के साथ गुणों में क्या दर्शाते हैं, समानता। तो उस तत्व को हम कहते हैं क्या, सेतु तत्व। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए सोडियम जो है आपका पहले वर्ग का तत्व है। इसकी समानता किसके किसके साथ होती है, तो फर्स्ट ए के तत्वों के साथ और फर्स्ट बी के तत्वों के साथ होती है। अब आइए इसे देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले फर्स्ट ए के तत्वों को लिखते हैं। तो सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, और फिर इसके बाद आपका आता है सीजियम Sc 55 और फ्रेंसियम आता है Fr 87। ये रेडियो एक्टिव है, इसकी बात न की जाए तब भी चलेगा, बस इतना जानते रहिएगा। अब इधर चलते हैं। फर्स्ट बी में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें कापर 29 होता है। फिर इसके नीचे आपका अर्जेंटम चांदी होती है Ag 47। फिर इसके नीचे सोना होता है Au 79। और फिर इसके बाद आपका आता है Rg, ये आपका 111 नंबर पर है। ये दोनों तत्व आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो इनकी बात समाप्त कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो सोडियम है आपका वो क्या है, इस वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाता है जिसमें रखा गया है। सोडियम फर्स्ट ए में रखा गया है ना, कल का मैंने सारणी बनाई थी। लेकिन अपने वर्ग के अलावा भी ये उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग मतलब फर्स्ट बी के तत्वों के साथ भी गुणों में क्या दर्शाता है, समानता। तो तीसरे आवर्त का ऐसा तत्व है सोडियम जो फर्स्ट ए के तत्वों के साथ भी गुणों में समानता दर्शाता है और फर्स्ट बी के तत्वों के साथ भी गुणों में समानता दर्शाता है। इसीलिए ये आपका क्या हो गया, सोडियम सेतु तत्व। इसी सोडियम को हम कहेंगे सेतु तत्व, क्योंकि यही क्या आपका तीसरे आवर्त का तत्व है। इसकी बात न की जाए तो ठीक है, इनमें से कौन गुणों की समानता दर्शाता है, सोडियम। अब इसी तरह मैग्नीशियम का देख लिया जाए। तो मैग्नीशियम सोडियम के जस्ट बाद में तीसरे ही आवर्त में दूसरा तत्व है आपका मैग्नीशियम। ये किसके साथ गुणों में समानता दर्शाता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का तत्व है। तो इसीलिए इसे हम लिखेंगे सेकेंड ए और सेकेंड बी के तत्वों के साथ क्या करेगा, गुणों में समानता दर्शाएगा। अब देख लेते हैं इनमें तत्व रखे कौन से गए हैं। तो मैग्नीशियम के नीचे जो तत्व आते हैं वो है आपके कैल्शियम 20। देखिए इससे एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। अब देखिए पोटेशियम 19 होता है तो यहाँ 20 वाला आएगा। अब ये Rb 37 है तो 37 के बाद क्या आता है, स्ट्रांसियम 38 ऐसा है। फिर देखिए यहाँ 55 क्या आपका सीजियम 55 है तो यहाँ पर बेरियम Ba 56 हो जाएगा। फ्रेंसियम Fr क्या आपका 87 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेडियम Ra 88। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर वाले तत्वों से मैग्नीशियम में एक एक परमाणु क्रमांक बढ़े हैं तो इधर वाले तत्वों का इधर भी एक एक बढ़ जाएगा। 29 पर कापर होता है तो 30 पर आपका जिंक हो जाएगा। देखिए चांदी है 47 पर तो Cd हो जाएगा आपका 48। फिर देखिएगा
AU 79 है तो आप जानते हैं 80 पर आपकी मरकरी है। फिर देखिएगा ये Rg 111 पर है तो 112 पर आपका क्या है UUB, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ये जो लास्ट के तत्व हैं ये आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव है, तो इनकी बात ना की जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैग्नीशियम किस वर्ग का तत्व है, सेकंड ए का, लेकिन ये गुणों में समानता किसके साथ दिखाता है, सेकंड बी के साथ भी, तो इसीलिए मैग्नीशियम को हम क्या कहेंगे, सेतु तत्व। एक बार मैं फिर से सेतु तत्व की परिभाषा बता देता हूं। तीसरे आवर्त के वे तत्व जो अपने वर्ग के तत्वों के अलावा उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के साथ गुणों में क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहेंगे, सेतु तत्व। मेरी उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब देखते हैं अगले गुण को। अब हमारा तीसरा गुण देखना है, क्या है, तो देखिएगा प्रारूपी तत्व, प्रारूपी तत्व, ठीक है, इन्हें निरूपक तत्व भी कहते हैं, ये याद रहे, क्या कहते हैं, निरूपक तत्व। अब इसे समझ लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व आते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या होती है तो जरा समझ लीजिएगा। दूसरे और तीसरे आवर्त के वे तत्व जो अपने वर्ग के तत्वों के गुणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक हम चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं, अब मैं लिख देता हूं, आप समझिएगा। देखिए ये हाइड्रोजन होता है, ये हीलियम हो गया, ये लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। फिर तीसरा आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब इसके नीचे वालों का मैं लिख देता हूँ, सबका नहीं लिखता, बस इसी में का लिख देता हूँ, ठीक है ना, दो का, उधर वालों की कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, फिर रुबीडियम आता है, फिर सीजियम आता है, फिर Fr आता है, और उसी तरह मैग्नीशियम के नीचे आपका कैल्शियम आता है, इसके नीचे आपका Sr आता है, स्ट्रांसियम, और फिर यहाँ Ba आता है 56 आपका, और यहाँ पर आता है Ra 88। तो ध्यान दीजिएगा, प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते किसे हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं ना, वो अपने वर्ग के तत्वों का। अब देखिए यही समझने वाली बात है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व हैं, तो पहले वाले में ले लेते हैं किसको, लिथियम को और सोडियम को। ये अपने वर्ग के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब क्या, कि जो गुण इनके होंगे वो नीचे वाले के भी होंगे, तो नीचे वाले के गुणों को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इनको पढ़ लें तो लगभग वही गुण क्या होंगे, नीचे वाले तत्वों के भी होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, नीचे वाले तत्वों का गुणों का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वही काम देखिए दूसरे, जो ये है आपका सेकंड ए, इसमें क्या है, दूसरे और तीसरे आवर्त में बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। ये किसके गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने से नीचे आने वाले, मतलब कैल्शियम का, स्ट्रांसियम का, बेरियम का और रेडियम का करेंगे। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो अपने नीचे आने वाले तत्वों के, अपने वर्ग में जो नीचे आते हैं उन तत्वों के गुणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को हम क्या कहते हैं, प्रारूपी या निरूपक तत्व कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरूपी भी कहते हैं या प्रारूपी भी कहते हैं और निरूपक तत्व भी कहते हैं। तो परिभाषा जान लीजिएगा, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये अपने वर्ग के तत्वों के गुणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लिथियम और सोडियम किसका किसका करेंगे, तो पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का और फ्रांसियम का करेंगे। आई बात समझ में। अब देखते हैं अगले गुण को क्या होता है। तो देखिए एक होते हैं सामान्य तत्व, सामान्य तत्व या इनको मुख्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं। अब इसमें कौन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा,
शून्य वर्ग को छोड़कर, शून्य वर्ग मतलब इसको छोड़कर, ये जो है नीचे इधर जो रखे गए हैं अक्रिय गैस तत्व, इनको छोड़कर जो ए वाले हैं ना, ये ए पूरे, ये सब जो वर्ग के तत्व रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सामान्य या मुख्य वर्ग के तत्व। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्वों को क्या कहा जाता है, सामान्य तत्व कहा जाता है या मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। और इसमें आएगा कौन कौन, फर्स्ट ए आएगा, सेकेंड ए आएगा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, बस, ठीक है ना, शून्य नहीं आएगा। तो इन्हीं के वर्गों में रखे गए जो तत्व होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सामान्य तत्व। तो अगला हम देखते हैं वो हमारा क्या है, संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व कहते किसे हैं, तो देखिए डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, वे तत्व जिनके बाहर के कितने कोष अपूर्ण हो, 2 कोष अपूर्ण हो, उसको हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए तो फिर समझ में आएगा आपको। तो देखिए स्कैंडियम को हम ले लेते हैं 21 को, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस तत्व में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही बराबर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 21। अब यहाँ पर देखिए के 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये रूल है इलेक्ट्रॉन वितरण का, बोरबरी जो नियम था उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, जो आपने 9 में पढ़ा होगा। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एल को 8 चाहिए होता है, वो 8 से अधिक नहीं लेता। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अभी बचे कितने, 11। एम जो होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन रूल ये कहता है कि इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होंगे जब तक बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। तो जरा गिनिएगा कितने हो गए हमारे, 20 हो गए, बचा कितना है आपका 1। तो नियम तो ये था ना कि यम में 8 से अधिक तब तक नहीं होगा जब तक इसमें 2 ना हो जाए, जब 2 हो गया तो ये 8 से कितना हो सकता है, 18, बचा हमारा 1 है, तो 8 1 9 हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यन को चाहिए होते हैं 32, इसमें है 2, यम को चाहिए होते हैं 18, इसमें है 9, तो 2 कोष अपूर्ण हुए कि नहीं। जब 2 कोष अपूर्ण रहेंगे तो वो तत्व क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में रखा कहाँ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड बी से लेकर, मतलब फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, 8 के तीनों वर्ग आ जाएंगे, और ये हो गया आपका फर्स्ट बी। सेकेंड बी इसमें नहीं आता, मतलब यहां से यहां तक के तत्व आपके क्या होंगे, संक्रमण तत्व होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बाहर के कितने कोष अपूर्ण होंगे, 2 कोष। तो संक्रमण तत्व समझ में आ गए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है, ये जो आपके पहले और दूसरे मतलब ए जो उपवर्ग हैं आपके, उनके बीच में रखा गया है। अब देखते हैं अंतः संक्रमण तत्व को। अब ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाहर के कितने कोष अपूर्ण रहेंगे, 3 कोष, और संक्रमण में मैंने कितने बताए थे, 2 कोष। तो अंतः संक्रमण में कितने कोष अपूर्ण होंगे, 3, मतलब वे तत्व जिनके बाहर के 3 कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उनको हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अब बात आती है इसमें कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं, तो देखिए लैंथेनाइड के पूरे तत्व आएंगे, एक्टिनाइड्स के भी पूरे तत्व आएंगे। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 58 से लेकर ये जाती है 71 तक लैंथेनाइड श्रेणी, और ये एक्टिनाइड जो होती है वो 90 से लेकर कहाँ जाती है, 103 पर। तो ये जो जितने भी तत्व हैं आपके क्या कहलाएंगे, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वे तत्व जिनके बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। और इसमें कहाँ के तत्व आएंगे, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा।